सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसके कई बच्चे थे और वो उन्हें खाने पीने या कपड़े के रूप में कुछ भी नहीं दे सकता था। वे सभी सुंदर थे, लेकिन सबसे सुंदर उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। एक बार शरद ऋतु में गुरुवार की देर शाम थी और बाहर बहुत खराब मौसम था, बहुत अंधेरा था और इतनी तेज बारिश हो रही थी और इतनी तेज हवा चल रही थी कि झोपड़ी की दीवारें फिर से हिल रही थीं। वे सभी एक साथ अलाव के पास बैठे थे, उनमें से प्रत्येक किसी न किसी काम में व्यस्त था। तभी अचानक किसी ने खिड़की के शीशे पर 3 बार दस्तक दी। वह आदमी ये देखने के लिए बाहर गया कि मामला क्या हो सकता है, और जब वह बाहर आया तो वहां एक बहुत बड़ा सफेद भालू खड़ा था। आपको शुभ संध्या, सफेद भालू ने कहा। शुभ संध्या, आदमी ने कहा। क्या तुम मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी दोगे? सफेद भालू ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उतने ही अमीर हो जाओगे जितने अभी गरीब हो। सच में उस आदमी को अमीर होने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने खुद से सोचा, मुझे पहले अपनी बेटी से इस बारे में पूछना चाहिए। इसलिए वह अंदर गया और उन्हें बताया कि बाहर एक बड़ा सफेद भालू था जिसने ईमानदारी से वादा किया था कि अगर वह उनकी सबसे छोटी बेटी को ले ले तो वह उन सभी को अमीर बना देगा। उसने कहा नहीं, और इस बारे में सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वह आदमी फिर से बाहर गया और सफेद भालू से तय किया कि वह अगले गुरुवार शाम को फिर से आएगा और उसका जवाब लेगा। फिर उस आदमी ने उसे मना लिया और उससे इतनी सारी बातें की कि उन्हें कितना धन मिलेगा और यह उसके लिए कितना अच्छा होगा, कि आखिरकार उसने जाने का मन बना लिया और अपने सारे चिथड़े धोए और सीने, खुद को जितना हो सके उतना तैयार किया और खुद को तैयार किया। उसके पास अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कम था। अगले गुरुवार की शाम को सफेद भालू उसे लेने आया। वह अपनी गठरी लेकर उसकी पीठ पर बैठ गई और इस तरह वे चले गए। जब वे काफी दूर निकल गए तो सफेद भालू ने पूछा, क्या तुम डर गई हो? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, उसने कहा। उसने कहा, मेरे फर को कसकर पकड़ो, फिर कोई खतरा नहीं है। और इस तरह वह बहुत दूर तक चली गई, जब तक कि वे एक बड़े पहाड़ पर नहीं पहुंच गए। फिर सफेद भालू ने उस पर दस्तक दी और एक दरवाज़ा खुला और वे एक महल में गए जहां कई शानदार रोशनी वाले कमरे थे जो सोने और चांदी से चमक रहे थे। इसी तरह एक बड़ा हॉल था जिसमें एक अच्छी तरह से फैली हुई मेज थी, और यह इतना शानदार था कि किसी को भी यह समझाना मुश्किल होगा कि यह कितना शानदार था। सफेद भालू ने उसे एक चांदी की घंटी दी और उससे कहा कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बस ये घंटी बजानी है और जो वह चाहती है वह प्रकट हो जाएगा। इसलिए जब उसने खाना खा लिया और रात करीब आ रही थी तो उसे अपनी यात्रा के बाद नींद आ गई और उसने सोचा कि वह बिस्तर पर जाना चाहती है। उसने घंटी बजाए और जैसे ही उसने घंटी को छुआ, उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां उसके लिए एक बिस्तर तैयार रखा हुआ था, जो इतना सुंदर था कि कोई भी उस पर सोना चाहेगा। उस पर रेशम के तकिए और सोने की झालर वाले रेशम के पर्दे थे और कमरे में जो कुछ भी था वह सोने या चांदी का था। लेकिन जब वह लेट गई और रोशनी बुझा दी तो एक आदमी आया और उसके पास लेट गया, और देखो वह सफेद भालू था जिसने रात के दौरान एक जानवर का रूप धारण किया था। हालांकि उसने उसे कभी नहीं देखा क्योंकि वह हमेशा उसके प्रकाश को बुझाने के बाद आता था और दिन के उजाले से पहले चला जाता था। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक और खुशी से चलता रहा, लेकिन फिर वह बहुत उदास और दुखी रहने लगी क्योंकि पूरे दिन उसे अकेले ही घूमना पड़ता था और वह अपने पिता, माता और भाई बहनों के पास घर जाना चाहती थी। तब सफेद भालू ने पूछा कि वह क्या चाहती है और उसने उसे बताया कि पहाड़ पर बहुत उदासी है और उसे अकेले ही जाना पड़ता है और उसके माता पिता के घर में उसके सभी भाई बहन हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उनके पास नहीं जा सकती, इसलिए वह इतनी दुखी है। इसका एक इलाज हो सकता है, सफेद भालू ने कहा। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी माँ से कभी अकेले में बात नहीं करोगे, बल्कि तभी बात करोगे जब दूसरे भी वहाँ होंगे, क्योंकि वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी, उसने कहा, और तुम्हें अकेले में बात करने के लिए एक कमरे में ले जाना चाहेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, वरना तुम हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला दोगे।
एक रविवार को सफेद भालू आया और उसने कहा कि वे अब उसके पिता और माँ से मिलने के लिए निकल सकते हैं, और वे वहां तक गए। वो उसकी पीठ पर बैठी थी और वे बहुत लंबा रास्ता तय करते रहे और इसमें बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अंत में वे एक बड़े सफेद फार्म हाउस के पास पहुंचे और उसके भाई और बहन उसके बाहर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, और यह इतना सुंदर था कि इसे देखना एक खुशी थी। तुम्हारे माता पिता अब यहीं रहते हैं, सफेद भालू ने कहा, लेकिन जो मैंने तुमसे कहा था उसे मत भूलना, अन्यथा तुम अपना और मेरा बहुत नुकसान करोगे। नहीं, सचमुच, उसने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जैसे ही वह घर पहुंची, सफेद भालू पलटा और वापस चला गया। जब वह अपने माता पिता के पास गई तो वहां ऐसी खुशियां मनाई गईं कि ऐसा लगा कि वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। हर कोई सोचता था कि वह उन सब के लिए जो कुछ भी उसने किया है, उसके लिए वो कभी भी उसका पर्याप्त रूप से आभारी नहीं हो सकता। अब उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, और सब कुछ उतना ही अच्छा था जितना हो सकता था। वे सभी उससे पूछते थे कि वह जहाँ है वहाँ कैसी चल रही है। उसने कहा कि उसके साथ भी सब कुछ ठीक है और उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती थी। उसने और क्या जवाब दिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने उससे बहुत कुछ नहीं सीखा। लेकिन दोपहर के भोजन के बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सफेद भालू ने कहा था। उसकी माँ उसके साथ उसके अपने कमरे में अकेले में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे याद था कि सफेद भालू ने क्या कहा था और वह किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती थी। हमें जो कहना है वह किसी भी समय कहा जा सकता है, उसने उत्तर दिया। लेकिन किसी न किसी तरह उसकी माँ ने आखिरकार उसे मना लिया और वह पूरी कहानी बताने के लिए मजबूर हो गई। तो उसने बताया कि कैसे हर रात एक आदमी आता था और जब सारी लाइटें बुझ जाती थीं, तो उसके पास लेट जाता था, और कैसे वह उसे कभी नहीं देखती थी क्योंकि वह हमेशा सुबह होने से पहले ही चला जाता था, और कैसे वह हमेशा उदास रहती थी, ये सोचकर कि अगर वह उसे देख पाती तो कितनी खुश होती, और कैसे उसे पूरे दिन अकेले ही घूमना पड़ता था, और यह कितना नीरस और एकाकी था। ओह! माँ ने डरकर चिल्लाया, तुम बहुत संभव है कि किसी ट्रोल के साथ सो रही हो। लेकिन मैं तुम्हें उसे देखने का तरीका सिखाऊंगी। तुम्हें मेरी एक मोमबत्ती का टुकड़ा चाहिए, जिसे तुम अपने सीने में छिपा कर ले जा सकती हो। जब वह सो रहा हो तो उससे उसे देखो, लेकिन ध्यान रखना कि उस पर कोई चर्बी न गिरे। इसलिए उसने मोमबत्ती ली और उसे अपने सीने में छिपा लिया, और जब शाम होने लगी तो सफेद भालू उसे लेने आया। जब वे अपने रास्ते पर कुछ दूर चले गए, तो सफेद भालू ने उससे पूछा कि क्या सब कुछ वैसा ही नहीं हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, और वो ये स्वीकार करने से नहीं बच सकी कि ऐसा ही हुआ था। तो अगर तुमने वही किया है जो तुम्हारी माँ चाहती थी, उसने कहा, तो तुमने हम दोनों पर बहुत दुख लाया है। नहीं, उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए जब वह घर पहुंची और बिस्तर पर गई तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, और एक आदमी आया और उसके पास लेट गया, और देर रात जब उसने सुना कि वह सो रहा है, तो वह उठी और एक दिया जलाया, अपनी मोमबत्ती जलाई, अपनी रोशनी उस पर चमकने दी, और उसे देखा, और वह सबसे सुंदर राजकुमार था जिसे उसने कभी देखा था, और वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उसे उसी पल चूमा नहीं तो उसे मर जाना चाहिए। इसलिए उसने उसे चूमा, लेकिन जब वह ऐसा कर रही थी, तो उसने गर्म वसा की 3 बूंदें उसके शर्ट पर गिरा दी, और वह जाग गया। अब तुमने क्या किया? उसने कहा, तुमने हम दोनों पर मुसीबत ला दी है। अगर तुम 1 साल और रुक जाती तो मैं आज़ाद हो जाता। मेरी एक सौतेली माँ है जिसने मुझे इस तरह से मोहित कर लिया है कि मैं दिन में एक सफ़ेद भालू और रात में एक आदमी बन जाता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो गया है, और मुझे तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहिए। वो एक महल में रहती है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है, और वहाँ भी एक राजकुमारी है जिसकी नाक 3 हाथ लंबी है, और अब वह वही है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। वह रोई और विलाप किया, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि उसे जाना ही था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ नहीं जा सकती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो?
और मैं तुम्हें ढूंढूंगी ताकि मुझे निश्चित रूप से ऐसा करने की अनुमति मिल सके। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, उसने कहा, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है, और तुम कभी वहां अपना रास्ता नहीं खोज पाओगे। जब वह सुबह जागी तो राजकुमार और महल दोनों जा चुके थे, और वह एक घने अंधेरे जंगल के बीच एक छोटे से हरे मैदान में लेटी हुई थी। उसके बगल में वही चिथड़ों का बंडल पड़ा था जो वह अपने घर से साथ लाई थी। इसलिए जब उसने अपनी आंखों से नींद मिटाई और थक जाने तक रोती रही, तो वह अपने रास्ते पर चल पड़ी, और इस तरह वह कई दिनों तक चलती रही, जब तक कि वह एक बड़े पहाड़ पर नहीं पहुंच गई। पहाड़ के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो एक सुनहरे सेब से खेल रही थी। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह राजकुमार का रास्ता जानती है जो अपनी सौतेली माँ के साथ महल में रहता था, जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था, और जिसकी शादी 3 इंच लंबी नाक वाली राजकुमारी से होने वाली थी। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? बूढ़ी औरत ने पूछा। शायद तुम ही वह हो जिसे उसका होना चाहिए था। हाँ, वास्तव में मैं ही हूँ, उसने कहा। तो ये तुम ही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह एक महल में रहता है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है। अगर तुम कभी वहां पहुंच भी पाओगे तो तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन तुम्हें मेरा घोड़ा उधार लेना होगा, और फिर तुम उस पर सवार होकर मेरी एक बूढ़ी औरत के पास जा सकते हो जो मेरी पड़ोसी है। शायद वह तुम्हें उसके बारे में बता सके। जब तुम वहां पहुंच जाओ तो तुम्हें घोड़े के बाएं कान के नीचे से वार करना होगा और उसे वापस घर जाने के लिए कहना होगा, लेकिन तुम सोने का सेब अपने साथ ले जा सकते हो। इसलिए लड़की घोड़े पर बैठ गई और बहुत दूर तक घोड़े पर सवार रही, और आखिरकार वह पहाड़ पर पहुंची, जहां एक बूढ़ी महिला सोने की कंघी लेकर बाहर बैठी थी। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह महल का रास्ता जानती है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है, लेकिन उसने वही कहा जो पहली बूढ़ी महिला ने कहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है, और अगर तुम कभी वहां पहुंच भी जाओगी तो तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन तुम्हें मेरा घोड़ा एक बूढ़ी महिला को उधार देना होगा जो मेरे सबसे नजदीक रहती है। शायद उसे पता हो कि महल कहाँ है, और जब तुम उसके पास पहुंचो तो तुम घोड़े के बाएं कान के नीचे मार सकते हो और उसे वापस घर भेज सकते हो। फिर उसने उसे सोने की कंघी दे दी, क्योंकि शायद ये उसके काम आ सकती है, उसने कहा। इसलिए लड़की घोड़े पर बैठ गई और फिर से लंबी दूरी तय करके आगे बढ़ी, और बहुत लंबे समय के बाद वह एक बड़े पहाड़ पर पहुंची, जहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी और सोने के चरखे पर चरखा चला रही थी। इस महिला से भी उसने पूछा कि क्या वह राजकुमार के पास जाने का रास्ता जानती है और महल कहाँ है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में है। लेकिन ये फिर से वही बात थी। शायद ये तुम ही हो जो राजकुमार को पा सकती थी, बूढ़ी महिला ने कहा। हाँ, वास्तव में मैं ही वो हो सकती थी, लड़की ने कहा। लेकिन ये बूढ़ी महिला दूसरों से बेहतर रास्ता नहीं जानती थी। ये सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था, वह जानती थी, और तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, अगर तुम कभी वहां पहुंच भी जाओगी, उसने कहा, लेकिन तुम मेरा घोड़ा उधार ले सकती हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें पूर्वी हवा की ओर जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। शायद वह जान सके कि महल कहाँ है, और तुम्हें वहां उड़ा देगा। लेकिन जब तुम उसके पास पहुंच जाओ तो घोड़े के बाएं कान के नीचे वार करना, और वह वापस घर आ जाएगा। और फिर उसने उसे सोने का चरखा देते हुए कहा, शायद तुम्हें इसका कोई उपयोग मिल जाए। लड़की को वहां पहुंचने से पहले कई दिनों तक और काफी थका देने वाली यात्रा करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह वहां पहुंच गई, और फिर उसने पूर्वी हवा से पूछा कि क्या वह उसे राजकुमार का रास्ता बता सकता है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में रहता था। ठीक है, पूर्वी हवा ने कहा, मैंने राजकुमार और उसके महल के बारे में सुना है, लेकिन मुझे वहां का रास्ता नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इतनी दूर नहीं गई। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपने भाई पश्चिमी हवा के पास जाऊंगी, वो ये जान सकता है, क्योंकि वह मुझसे बहुत शक्तिशाली है। तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो, और फिर मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। इसलिए वह उसकी पीठ पर बैठ गई, और वे बहुत तेजी से चले गए।
जब वे वहां पहुंचे तो पूर्वी हवा अंदर गई और कहा कि जिस लड़की को वह लाया है वही राजकुमार को महल में ले जाने वाली थी, जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था, और अब वो उसे फिर से खोजने के लिए यात्रा कर रही है, इसलिए वो उसके साथ वहां आया था और यह सुनना चाहता था कि क्या पश्चिमी हवा को पता है कि महल कहाँ है। नहीं, पश्चिमी हवा ने कहा, मैंने कभी वहां तक नहीं उड़ाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ दक्षिणी हवा के पास जाऊंगी, क्योंकि वह हम दोनों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह दूर दूर तक घूम चुका है, और शायद वह तुम्हें वह बता सके जो तुम जानना चाहते हो। तुम मेरी पीठ पर बैठ सकते हो और फिर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। इसलिए उसने ऐसा किया और दक्षिण हवा की ओर यात्रा की, और वह रास्ते में बहुत दूर नहीं थी। जब वे वहां पहुंचे तो पश्चिमी हवा ने उससे पूछा कि क्या वो उसे महल का रास्ता बता सकता है जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था, क्योंकि वह लड़की थी जिसका विवाह वहां रहने वाले राजकुमार से होना चाहिए था। ओह, वास्तव में, दक्षिण हवा ने कहा, क्या वह वही है? ठीक है, उसने कहा, मैंने अपने समय में बहुत कुछ और सभी प्रकार के स्थानों पर भटका है, लेकिन मैं कभी भी इतनी दूर नहीं उड़ पाया। हालांकि यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ अपने भाई उत्तरी हवा के पास जाऊंगा। वो हम सभी में सबसे बूढ़ा और सबसे शक्तिशाली है, और यदि वह नहीं जानता कि वह कहाँ है तो पूरी दुनिया में कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। आप मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं और फिर मैं आपको वहां ले जाऊंगा। इसलिए वह खुद उसकी पीठ पर बैठ गई और वह बहुत जल्दी में अपने घर से चला गया, और वे रास्ते में ज्यादा देर तक नहीं रहे। जब वे उत्तरी हवा के घर के पास पहुंचे तो वह इतना जंगली और उन्मत्त था कि वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें ठंडी हवाएं महसूस होने लगीं। तुम क्या चाहते हो? उसने दूर से दहाड़ लगाई और वे सुनते ही स्तब्ध रह गए। दक्षिणी हवा ने कहा, यह मैं हूँ, और यह वह है जिसे राजकुमार मिलना चाहिए था जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में स्थित महल में रहता है। और अब वह तुमसे पूछना चाहती है कि क्या तुम कभी वहां गए हो और क्या तुम उसे रास्ता बता सकते हो, क्योंकि वह उसे फिर से खुशी खुशी ढूंढ लेगी। हाँ, उत्तरी हवा ने कहा, मुझे पता है कि यह कहाँ है। मैंने एक बार वहां एक एस्पन का पत्ता उड़ाया था, लेकिन मैं इतना थक गया था कि कई दिनों तक मैं बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि अगर तुम वास्तव में वहां जाने के लिए उत्सुक हो और मेरे साथ जाने से डरते नहीं हो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें वहां उड़ा सकूं। मुझे वहां जाना ही होगा, उसने कहा, और अगर वहां जाने का कोई रास्ता है तो मैं जाऊंगी, और मुझे कोई डर नहीं है, चाहे आप कितनी भी तेजी से जाएं। ठीक है, उत्तरी हवा ने कहा, लेकिन आपको आज रात यहीं सोना होगा, क्योंकि अगर हमें कभी वहां पहुंचना है तो हमारे सामने एक दिन होना चाहिए। अगली सुबह उत्तरी हवा ने उसे जल्दी जगाया और खुद को फुला लिया और खुद को इतना बड़ा और इतना मजबूत बना लिया कि उसे देखना डरावना था, और वे हवा में बहुत ऊपर चले गए, जैसे कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे दुनिया के अंत तक नहीं पहुंच जाते। नीचे बहुत तेज तूफान था। इसने जंगल और घर उड़ा दिए, और जब वे समुद्र के ऊपर थे तो सैकड़ों जहाज टूट गए। और इस तरह वे आगे बढ़ते रहे और बहुत समय बीत गया, और फिर और भी समय बीत गया, और वे अभी भी समुद्र के ऊपर थे, और उत्तरी हवा थक गई और अधिक थक गई, और अंत में इतनी थक गई कि वह अब और नहीं चल पा रही थी, और वह डूबती गई और नीचे, जब तक कि वह अंत में इतनी नीचे नहीं चली गई कि लहरें उस बेचारी लड़की की एड़ियों से टकराने लगी जिसे वह ले जा रहा था। क्या तुम डर रहे हो? उत्तरी हवा ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, उसने कहा, और यह सच था। लेकिन वे जमीन से बहुत दूर नहीं थे, और उत्तरी हवा में बस इतनी ताकत बची थी कि वो उसे किनारे पर फेंक सके, एक महल की खिड़कियों के ठीक नीचे जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था। लेकिन वह इतना थका हुआ और क्षीण हो चुका था कि उसे कई दिनों तक आराम करना पड़ा, उसके बाद ही वह अपने घर वापस जा सका। अगली सुबह वह महल की दीवारों के नीचे सोने के सेब से खेलने के लिए बैठ गई, और सबसे पहले उसने जिस व्यक्ति को देखा वह लंबी नाक वाली युवती थी जिसे राजकुमार मिलना था। तुम्हारे उस सोने के सेब के लिए तुम कितना चाहती हो, लड़की? उसने खिड़की खोलते हुए पूछा।
इसे न तो सोने से खरीदा जा सकता है और न ही पैसे से, लड़की ने जवाब दिया। अगर इसे सोने या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, तो इसे कौन खरीदेगा? तुम जो चाहो कह सकती हो, राजकुमारी ने कहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ आए राजकुमार के पास जाऊं और आज रात उसके साथ रहूं, तो तुम इसे ले लोगी, उत्तरी हवा के साथ आई लड़की ने कहा। तुम ऐसा कर सकती हो, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह क्या करेगी। इसलिए राजकुमारी ने सुनहरा सेब ले लिया, लेकिन जब लड़की उस रात राजकुमार के कमरे में गई तो वह सो रहा था, क्योंकि राजकुमारी ने इसे इस तरह से बनाया था। बेचारी लड़की ने उसे पुकारा, उसे हिलाया, और बीच बीच में वह रोती रही, लेकिन वह उसे जगा नहीं सकी। सुबह होते ही, जैसे ही दिन निकला, लंबी नाक वाली राजकुमारी अंदर आई और उसे फिर से बाहर निकाल दिया। दिन में वह एक बार फिर महल की खिड़कियों के नीचे बैठ गई और अपनी सुनहरी कंघे से ताश खेलने लगी, और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था। राजकुमारी ने उससे पूछा कि वो इसके लिए क्या चाहती है, और उसने जवाब दिया कि यह सोने या पैसे के लिए बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसे राजकुमार के पास जाने और रात में उसके साथ रहने की अनुमति मिल जाए, तो वह इसे ले सकती है। लेकिन जब वह राजकुमार के कमरे में गई तो वह फिर से सो गया था, और चाहे वह उसे पुकारे, या उसे हिलाए, या रोए, वो फिर भी सोता रहा और वह उसमें कोई जान नहीं डाल सकी। जब सुबह का उजाला हुआ, तो लंबी नाक वाली राजकुमारी भी आई, और एक बार फिर उसे भगा दिया। जब दिन पूरी तरह से हो गया, तो लड़की महल की खिड़कियों के नीचे बैठ गई, अपने सुनहरे चरखे से काटने के लिए, और लंबी नाक वाली राजकुमारी उसे भी लेना चाहती थी। इसलिए उसने खिड़की खोली और पूछा कि वह इसके लिए क्या लेगी। लड़की ने वही कहा जो उसने पिछले हर मौके पर कहा था कि यह सोने या पैसे के लिए बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसे वहां रहने वाले राजकुमार के पास जाने और रात के दौरान उसके साथ रहने की अनुमति मिल जाए, तो वह इसे ले सकती है। हाँ, राजकुमारी ने कहा, मैं खुशी से इसके लिए सहमत हो जाऊंगी। लेकिन उस जगह पर कुछ ईसाई लोग थे जिन्हें ले जाया गया था, और वे राजकुमार के बगल वाले कमरे में बैठे थे, और उन्होंने सुना था कि कैसे एक महिला वहां थी जो लगातार 2 रातों से रो रही थी और उसे पुकार रही थी, और उन्होंने राजकुमार को इस बारे में बताया। इसलिए उस शाम, जब राजकुमारी एक बार फिर अपनी नींद की गोली लेकर आई, तो उसने पीने का नाटक किया, लेकिन उसे अपने पीछे फेंक दिया, क्योंकि उसे संदेह था कि यह नींद की गोली है। इसलिए जब लड़की इस बार राजकुमार के कमरे में गई तो वह जाग रहा था, और उसे बताना पड़ा कि वह वहां कैसे आई थी। तुम ठीक समय पर आई हो, राजकुमार ने कहा, क्योंकि मुझे कल शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं लंबी नाक वाली राजकुमारी को नहीं रखूंगा और तुम ही मुझे बचा सकती हो। मैं कहूंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी दुल्हन क्या कर सकती है, और उसे वह कमीज धोने को कहूंगा जिस पर चर्बी की 3 बूंदें हैं। वह ऐसा करने के लिए सहमत होगी, क्योंकि वह नहीं जानती कि यह तुम ही हो जिसने उन्हें उस पर गिरने दिया, लेकिन कोई भी उन्हें धो नहीं सकता है सिवाय ईसाई लोगों में पैदा हुए एक व्यक्ति के। ये ट्रोल्स के एक समूह द्वारा नहीं किया जा सकता है, और फिर मैं कहूंगा कि कोई भी कभी भी मेरी दुल्हन नहीं होगी, सिवाय उस महिला के जो ये कर सकती है, और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। उस रात उनके बीच बहुत खुशी और उल्लास था, लेकिन अगले दिन, जब शादी होने वाली थी, राजकुमार ने कहा, मुझे देखना होगा कि मेरी दुल्हन क्या कर सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं, सौतेली माँ ने कहा। मेरे पास एक बढ़िया शर्ट है जिसे मैं अपनी शादी की शर्ट के तौर पर पहनना चाहता हूँ, लेकिन उस पर चर्बी की 3 बूंदें लग गई हैं जिन्हें मैं धोना चाहता हूँ, और मैंने कसम खाई है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ उसी महिला से जो ऐसा कर पाएगी। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो वह शादी के लायक नहीं है। खैर, ये बहुत छोटी बात थी, उन्होंने सोचा और इसे करने के लिए सहमत हो गए। लंबी नाक वाली राजकुमारी ने जितना हो सके उतना धोना शुरू कर दिया, लेकिन जितना अधिक वह धोती और रगड़ती, उतने ही बड़े धब्बे बढ़ते गए। आह, तुम बिल्कुल भी नहीं धो सकती, बूढ़ी ट्रोल डायन ने कहा, जो उसकी माँ थी। इसे मुझे दे दो। लेकिन उसके हाथ में भी शर्ट बहुत देर तक नहीं रही थी कि यह और भी खराब हो गई, और जितना अधिक वह इसे धोती और रगड़ती, धब्बे उतने ही बड़े और काले होते गए।
इसलिए अन्य ट्रोल्स को आकर धोना पड़ा, लेकिन जितना अधिक उन्होंने किया, शर्ट उतनी ही काली और बदसूरत होती गई। आखिरकार यह इतनी काली हो गई मानो इसे चिमनी से ऊपर रखा गया हो। ओह! राजकुमार रोया, आप में से कोई भी किसी काम का नहीं है। खिड़की के बाहर एक भिखारी लड़की बैठी है और मैं बाध्य हूँ कि वह आप में से किसी से भी बेहतर धो सकती है। अंदर आओ, तुम लड़की हो। उसने रोया तो वह अंदर आ गई। क्या तुम इस शर्ट को साफ कर सकती हो? उसने रोया। ओह, मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। और जैसे ही उसने शर्ट ली और इसे पानी में डुबोया, ये बर्फ की तरह सफ़ेद हो गई और उससे भी ज़्यादा सफ़ेद। मैं तुमसे शादी करूंगा, राजकुमार ने कहा। फिर बूढ़ी ट्रोल डायन इतनी क्रोधित हो गई कि वह फट गई, और लंबी नाक वाली राजकुमारी और सभी छोटे ट्रोल भी फट गए होंगे, क्योंकि तब से उनका कभी पता नहीं चला। राजकुमार और उसकी दुल्हन ने वहां कैद सभी ईसाई लोगों को आज़ाद कर दिया और अपने साथ जितना सोना और चांदी ले जा सकते थे, ले गए और महल से बहुत दूर चले गए जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में था।